हेलो, नमस्कार साथियों। मैं राजा बीरबल फिर से आपको एक बार बीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। पढ़ते हैं हम एलडीसी क्लासेस के लिए। आज हमारी दूसरी क्लास रहेगी जिसमें आपको पहले प्रकाश शुरू किया था। प्रकाश में हमने बारे में पढ़ा था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें ई बराबर एच न्यू एच का मान पड़ा था 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। फिर हमने पढ़ा था कि प्रकाश द्वित प्रकृति डी ब्रोगली ने दी थी। पहला था कण, दूसरा तरंग। कण के बारे में न्यूटन ने बताया था, तरंग के बारे में हाइजेंक ने बताया था। फिर हमने पढ़ा था कुछ सिद्धांत के बारे में। कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। तरंग सिद्धांत दिया था थॉमस यंग ने। विवर्तन सिद्धांत दिया ग्रेमाल्डी ने। इस प्रकार हमने कुछ सिद्धांत पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था कि प्रकाश जो वस्तुओं के बारे में कि जो आर पार होने देती है, यानी प्रकाश को पूर्णतः आर पार होने देती है, तो उसे कहते हैं आप ट्रांसपेरेंट। जो अंशतः प्रकाश को आर पार होने देती है उससे कहते हैं हम ट्रांसल्यूसेंट। जो बिल्कुल प्रकाश को आर पार नहीं होने देती उसे कहते हैं हम ओपेक। फिर हमने पढ़े थे परावर्तन का नियम, जिसमें पहला पढ़ा था हमने कि परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतित किरण तीनों का होते हैं एक तल में, और कोण आई बराबर क्या पढ़ा था? कोण आर। उससे आगे चलते हैं हम आज। देखो, प्रकाश का परावर्तन ये आ रही है आपकी आपतित किरण, जिसे कहते हैं हम आपतित किरण। और परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण को क्या कहोगे? परावर्तित किरण। तो देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण आई। क्या कहते हैं? आपतन कोण आई। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है उसे कहते हैं आप परावर्तन कोण आर। क्या कहोगे? परावर्तन कोण आर। तो कौन सा कोण हो जाएगा? परावर्तन कोण आर। और ये तीनों का होते हैं एक ही तल में होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना कि आपतन कोण होता है आई और परावर्तन कोण कौन सा होता है? आर। तो पहला नियम हो जाएगा आपके कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में। फिर दूसरा नियम है कि कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर। अब देखो, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होता है? एक ही तल में। ये क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन दे देगा आपको ये समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण। अब इसमें भी आपको दे देगा, ये तो आपको ऑप्शन ए बी की जगह यदि वो दे देगा 1, 2 और 3। अब ऑप्शन नंबर ए मिलेगा आपको 1 व 2। ऑप्शन बी मिलेगा केवल 1। ऑप्शन सी मिलेगा 1, 2 व 3। ऑप्शन डी मिलेगा केवल 3। तो ध्यान रखना, हमेशा ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपको कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तो ध्यान रखना तीनों होते हैं आपके, चाहे समतल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे आपका उत्तल दर्पण हो, तीनों में क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो उसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। अब देखो कैसे होता है, समझिएगा। जैसे मान लो ये समतल दर्पण दे रखा आपको, ये अभिलंब, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण तीनों एक तल में हो गए। फिर देखो, यदि आपको दे दे कौन सा दर्पण भाई? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में देखो ये हो जाएगी आपके परावर्तित किरण, आपतित किरण यहाँ पर ये जाएगी यहाँ से, क्योंकि आपने पढ़ा होगा। यदि किसी को याद नहीं है तो सुनिएगा इधर, कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, किस कहाँ से है? मुख्य अक्ष के समांतर है, तो वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है उसे क्या कहते हैं? फोकस बिंदु एफ। और यहाँ होता है उसका वक्रता केंद्र सी। तो ये हो जाएगी आपकी आपतित किरण, आपतित किरण। ये हो जाएगी परावर्तित किरण,
परावर्तित किरण, और इन सी और आपतन बिंदु को मिलाने वाला, सी और आपतन बिंदु को मिलाने वाला, ये क्या हो जाएगा? अभिलंब। क्या हो जाएगा? अभिलंब। तो ये ध्यान रखना। देखो ये कौन सा दर्पण हो गया? आपके अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में भी तीनों एक तल पर। ये है समतल दर्पण। समतल दर्पण में भी तीनों कहाँ मिल रहे हैं? एक पर। अब अच्छा है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में भी देख लेते हैं हम। ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। अब देखो उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर है। मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर। तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? फोकस बिंदु एफ। और यहाँ होता है वक्रता के अंदर सी। तो ये वक्रता के अंदर सी और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आप अभिलंब। तो ये देखो तीनों होती है, ये है आपकी आपतित और ये है परावर्तित। तो देखो तीनों बिंदुओं पर एक ही जगह मिल रही है, तो ध्यान रखना आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो किस किस में? समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना आप। फिर देखो आपतित किरण अभिलंब से होकर गुजरे हैं, तो परावर्तित किरण व अभिलंब के मध्य का कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। क्या हो जाएगा भाई? कोण 0 डिग्री। अब देखो ये लाइन याद नहीं रखनी है, नेक्स्ट है। सो क्वेश्चन दे रखा है कि कोण सॉरी दे रखा है कोण आई बराबर 0 कब होता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोण आई बराबर 0 कब होता है? तो जब आपतित किरण अभिलंब से आपतित हो। कहाँ से हो? जैसे मान लो ये कोई समतल दर्पण है, तो ये है अभिलंब। क्वेश्चन कह रहा है कोण आई यानी आपतित कोण। जैसे मान लो यदि आपतित किरण कहाँ से अभिलंब हो रही है? तो अभिलंब से। तो कोण कहाँ से मापते हैं हम? अभिलंब से। और अभिलंब से यदि ये यहाँ से शुरू होती तो यहाँ पर 1 डिग्री होता, यहाँ 2 डिग्री ऐसे। लेकिन ये कहाँ से अभिलंबित हो रही है? आपतित कहाँ से हो रही है? तो अभिलंब से। तो कोण आई बराबर 0 कब होता है? जब कोई आपतित किरण कहाँ से अभिलंबित हो? कहाँ पर आपतित हो? अभिलंब से आपतित हो। तो कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री। फिर कह रहा है कोण आई बराबर क्या होता है? देखो ये ध्यान रखना, आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब व आपतित किरण के मध्य का कोण। किसके मध्य है? अभिलंब व आपतित किरण। क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है कि को आपतन कोण होता है परावर्तक सतह व आपतित किरण के बीच का कोण। जैसे ये देखो ये आपको दे रखा है, ये हुई आपतित किरण। तो ये होता है आपका आपतन कोण, ना कि परावर्तक सतह और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण नहीं होता है। तो ध्यान रखना परिभाषा आपतित किरण और अभिलंब से होती है। तो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य का कोण क्या कहलाता है? तो आपतन कोण। पर बस इतना ही याद रखना है कि बीच में परावर्तक सतह नहीं आनी चाहिए। तो देखो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण और अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो परावर्तन कोण। ये लिखा हो कोण आर, जिसे परावर्तन कोण कहते हो। अभिलंब व परावर्तित किरण के मध्य का कोण क्या कहलाता है? तो परावर्तन कोण। क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। फिर कहता हम पढ़ते हैं दर्पण के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? दर्पण। दर्पण कितने प्रकार का होता है? क्या क्या उसके टाइप रहेंगे उसके बारे में। तो देखो दर्पण होता क्या है, सुनना एक बार। जैसे मान लो एक सामान्य कांच की प्लेट है। ये क्या है? कांच की प्लेट दे रखी है आपको। कांच की प्लेट है। यदि कांच की प्लेट के एक तरफ हम पॉलिश कर दे, मान लो मैंने इधर क्या कर दी? पॉलिश कर दी। तो कांच की प्लेट के एक तरफ यदि पॉलिश की जाए तो उसे क्या कहते हैं भाई? दर्पण। क्या कहते हैं हम? दर्पण कहते हैं। तो ये पॉलिश किसकी होती है? एक तो होती है AgNO3। AgNO3 जिसे कहते हैं हम सिल्वर नाइट्रेट। अब देखो AgNO3 और इसका प्रयोग भी ध्यान रखना। AgNO3 का प्रयोग होता है चुनावी स्याही में, चुनावी या अमित स्याही में। कहाँ प्रयोग होता है? तो अमित स्याही में। कहाँ प्रयोग होता है AgNO3 का? चुनावी स्याही या फिर अमित स्याही में, जिसे कहते हैं तो लिखा हुआ है कांच के एक तरफ पॉलिश की हुई हो उसे क्या कहेंगे? दर्पण। और पॉलिश किसकी होती है? AgNO3 जिसे कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। तो ये ध्यान रखना चुनावी स्याही को कहाँ रखा जाता है? तो रंगीन बोतलों में। कहाँ रखा जाता है? रंगीन बोतलों में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि चुनावी स्याही जो अमित स्याही होती है
उसका सूत्र क्या है, AgNO3, जिसे कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। फिर दो ध्यान रखना, पॉलिश देखो चांदी की भी हो सकती है यानी, और चांदी और एल्यूमिनियम किसकी हो सकती है, चांदी और एल्यूमिनियम। अब देखो दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक तो समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। कौन कौन सा, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में, समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहली लाइन लिखी हुई है कि समतल दर्पण ना तो क्या होता है अभिसारी, और ना ही क्या होता है अपसारी। क्यों, देखो इधर एक लिखा हुआ है अभिसारी और एक लिखा हुआ है अपसारी। तो अभिसारी किसे कहते हैं, जो किरणों को सिकोड़ता हो, और अपसारी किसे कहते हैं, जो किरणों को फैलाता हो। तो देखो इसका मतलब है, जैसे मान लो आपके पास किरणों को फैलना, जैसे ये उत्तल दर्पण दे रखा आपको, तो ये क्या करता है, जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है, ये है मुख्य अक्ष, इसके क्या है, समांतर है। तो परावर्तन के पश्चात एक ही जगह पर मिलती है, कहाँ मिलती है, एक ही जगह पर। तो उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है। क्या करता है, प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है। यही यदि इसके स्थान पर हम ले लें उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण ले लें, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाता है। तो ये दोनों काम भी कौन नहीं करता है, समतल दर्पण। समतल दर्पण ना तो आपकी प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है, ना ही क्या करता है, फैलाता है। तो जो प्रकाश किरणों को फैलाता है या सिकोड़ता है, उसको कहते हैं उस दर्पण की समता। तो इसका मतलब ना तो समतल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है, ना ही सिकोड़ता है। इसका मतलब प्रकाश जो समतल दर्पण की जो समता होगी वो क्या होगी, जीरो। क्या होगी, तो जीरो। ये चीज ध्यान रखना आपको। तो क्या लिखा हुआ है, दर्पण अभिसारी और अपसारी। अभिसारी उसे कहते हैं जो किरणों को सिकोड़ता हो, अपसारी उसे कहते हैं जो किरणों को फैलाता हो। तो किरणों को सिकोड़ता कौन सा है भाई, अवतल दर्पण। कौन सा, अवतल दर्पण। और फैलाता कौन सा है, तो उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण। जो फैलाता है उसे अपसारी, जो सिकोड़ता है उसे अभिसारी। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखो यदि कोई समतल दर्पण दे रखा है आपको, ये दे रखा है समतल दर्पण। यदि समतल दर्पण से यदि कोई वस्तु v वेग से आ रही है, किस वेग से आ रही है, v वेग से चाल से यदि वस्तु दर्पण की ओर गति कर रही है, तो उस व्यक्ति को वस्तु किस वेग से आती हुई प्रतीत होगी, तो 2v वेग से। किस वेग से, तो 2v वेग से प्रतिबिंब होगी। जैसे देखो मान लो हम एक या दर्पण लेते हैं, दर्पण लेते हैं हम एक, इसके ऊपर कर देते हैं हम पॉलिश कांच के। अब देखिएगा एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा जाता है, यदि यहाँ से एक वस्तु यहाँ पर खड़ी है, यहाँ वस्तु है, एक वस्तु इधर है। अब देखिए कि ये वस्तु ए है, जो यहाँ से कितने मीटर दूर खड़ी है, 10 मीटर दूर है। यहाँ से कितने मीटर दूरी है, तो प्रतिबिंब भी कितना मीटर दूर बनेगा, ए डैश बनेगा 10 मीटर। कितना बनेगा, 10 मीटर। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि वस्तु को दर्पण के पास कितना मीटर खिसकाया जाए। क्या क्वेश्चन है, सुनना मैं लिख रहा हूं। वस्तु को दर्पण की ओर, दर्पण की ओर कितना खिसकाया जाए कि वस्तु व प्रतिबिंब के बीच, वस्तु व प्रतिबिंब के बीच दूरी 8 मीटर हो। कितनी मीटर हो भाई, 8 मीटर। तो हमेशा ध्यान रखना है कि समतल दर्पण में जितना वस्तु इधर दूर होती है, उतना ही प्रतिबिंब क्या होता है, दूर होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि दोनों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए, 8 मीटर। इसका मतलब वस्तु इधर भी कितना मीटर है भाई, 4 मीटर। और प्रतिबिंब इसका कितना है, 4 मीटर। तो ये आ गई वस्तु ए, और ये क्या आ गई, ए डैश। तो देखो ये है वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या कर रखा है, 8 मीटर।
कितनी होनी चाहिए? 8 मीटर। तो आपको जब भी वह प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी दे उसको क्या करना है? आधा। क्या करना है भाई? आधा करना है। और यहाँ लिख रहा है ये 4 मीटर, इसका मतलब 4 मीटर इधर और 4 मीटर इधर होगी। तो इसका मतलब टोटल दूरी कितनी होगी? 8 मीटर। क्वेश्चन पूछा गया आपको वस्तु को दर्पण की ओर कितना खिसकाना है। वस्तु को दर्पण की ओर कितना खिसकाना है? तो वस्तु पहले कितने मीटर थी? 10 मीटर थी। अब इसकी दूरी कितनी है? 4। तो ये पूरा 10 है और ये 4 है। इसका मतलब आपका उत्तर कितना हो जाएगा? आपने यहाँ से यहाँ तक वस्तु को खींचा है तो कितना मीटर खींचा है भाई? 6 मीटर। तो आपका उत्तर होगा 6 मीटर खिसकाना होगा। 6 मीटर खिसकाना होगा। तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन में। ये लो क्वेश्चन इस टाइप पे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, कि आपको दे रखा है वस्तु दर्पण की और कितनी खिसकाई जाए कि दर्पण और वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 8 हो। तो डायरेक्ट ध्यान रखना, जो 8 दे रखा है उसका आधा करो और इसमें से घटा लो, सीधा उत्तर आ जाएगा आपके 6 मीटर खिसकानी है। कितनी खिसकानी है भाई? 6 मीटर। नेक्स्ट दे रखा भाई, देखो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं, समतल दर्पण में क्या बनते हैं? प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है एक तो आभासी। कैसा बनता है? आभासी। दूसरा कैसा बनता है? सीधा। और तीसरा बनता है वस्तु के बराबर। तो ध्यान रखना वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। अब देखो सुनो, यदि आभासी, क्या कहा गया? प्रतिबिंब आभासी। एक प्रतिबिंब होता है आभासी और दूसरा होता है वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक। अब देखो आभासी प्रतिबिंब उससे कहते हैं जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक उसे कहते हैं जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये चीज ध्यान रखनी, आभासी कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा ध्यान रखना कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा भाई? उल्टा। अब ध्यान रखना वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा है तो वस्तु से छोटा, बराबर और बड़ा तीनों बनता है। और आभासी प्रतिबिंब भी ध्यान रखना, आभासी प्रतिबिंब भी बराबर भी बनता है, छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है। कैसे? देखो इधर, जैसे मान लो मैंने एक शब्द कहा है कि आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब अब देखो 3 टाइम से बनता है। ये छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है और बड़ा भी बनता है। लेकिन ये तीनों अलग अलग कंडीशन में बनेगा। छोटा पूछ लें तो छोटा बनता है उत्तल दर्पण में। कहाँ बनता है? उत्तल दर्पण में। बराबर कहाँ बनता है? तो समतल दर्पण में। समतल दर्पण में। और बड़ा पूछ ले तो कहाँ बनता है? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, बराबर और बड़ा बनता है, लेकिन तीनों अलग अलग दर्पण में बनता है। छोटा बनता है उत्तल दर्पण में, बराबर बनता है समतल दर्पण में और बड़ा बनता है आपके अवतल दर्पण में। और वास्तविक 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 प्रतिबिंब प्रतिबिंब ये बनता है आपके छोटा, बराबर और वस्तु से बड़ा। ये तीनों कंडीशन बनती है आपके अवतल दर्पण में। कहाँ बनती है? अवतल दर्पण में। पढ़ेंगे अवतल दर्पण तो उसमें बताएंगे कि छोटा कब बनता है, बराबर कब बनता है और बड़ा कब बनता है। तो अब तो याद रखना है सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है छोटा, बराबर और वस्तु से बड़ा। और आभासी प्रतिबिंब बनता है छोटा, बराबर और वस्तु से बड़ा। छोटा बनता आपके उत्तल दर्पण में, बराबर बनता आपके समतल दर्पण में और बड़ा बनता आपके अवतल दर्पण में। तीनों चीजें याद रखना। अब देखो 500 प्रतिलोम तो समतल दर्पण में कैसा बनता है? 500 प्रतिलोम। यानी बायां का क्या दिखेगा? दायां। और दायां का क्या दिखेगा आपको? बायां दिखेगा। ये याद रखना। अब देखो यदि आपको अपना पूरा इमेज देखना है, जैसे आपकी हाइट है 6 मीटर, तो आपको दर्पण लेना पड़ेगा 3 मीटर। तो जब भी आपको किसी कांच दर्पण में आपकी पूरा इमेज देख रहे हो तो अपनी हाइट का कितना? आधा हाइट का दर्पण लेना होगा। ध्यान रखना। तो यहाँ लिखा हुआ है किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण उस वस्तु की आधी लंबाई का होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई? आधी लंबाई का होना चाहिए, तभी आपका पूरा प्रतिबिंब आप देख पाओगे। अब देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है आप आगे कि प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है? प्रतिबिंबों की संख्या। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं, एक होता है समरूपता।
क्या होता है भाई, समरूपता। प्रतिबिंब में समरूपता की प्रतिबिंब संख्या, या आपको कहते हैं असमरूपता। अब देखो, जब आपको समरूपता पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, 360 बटा थीटा माइनस 1। तो जब आपको समरूपता शब्द मिले हैं तो उसमें आपके प्रतिबिंबों की संख्या सम भी हो सकती है और क्या हो सकती है, विषम भी हो सकती है। क्वेश्चन कहेगा आपको, यदि दो दर्पण के बीच थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री, कितना दे रखा है, थीटा का मान 60 डिग्री, तो बताओ समरूप प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो 360 में किसका भाग देना है, 60 का। 0 से 0, 6 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। और 6 माइनस 1 तो कितना प्रतिबिंब प्राप्त होगा, 5। यदि असम प्राप्त हो रहा है तो भी आपका उत्तर होगा असम, और विषम प्राप्त हो रहा है तो भी आपका उत्तर होगा विषम। लेकिन दूसरा है असमरूपता। कौन सा है भाई, असमरूपता। इसका सूत्र होता है 360 बटे थीटा। ये होता है यदि विषम आए तब। क्या है, डायरेक्ट विषम। यदि सम उत्तर आ जाए आपके, क्या उत्तर आ जाए, सम, तो आपको लगाना 360 बटा थीटा माइनस 1। 360 बटा थीटा माइनस 1। तो असमरूपता में हमेशा ध्यान रखना प्रतिबिंबों की संख्या किस में लेनी है, विषम संख्या में। यदि आपका उत्तर सम आ रहा है भाग देने के बाद भी, तो उसमें से एक माइनस करके क्या करना, आपको उसको विषम बनाना है। तो यदि आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रति डायरेक्ट कोण दे दे कि इतना कोण दे रखा है, न तो आपको समरूपता शब्द मिले और न ही असमरूपता शब्द मिले, तो आपको हमेशा प्रतिबिंबों की संख्या क्या माननी है, विषम उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा, विषम। जब तक आपको एग्जामिनर समरूपता शब्द आपको प्रश्न में नहीं दे, तब तक आपको प्रतिबिंबों की संख्या क्या लेनी है, विषम संख्या लेनी है। क्या लेनी है आपको, विषम संख्या लेनी है। आगे देखिएगा, ये देखो, प्रतिबिंब संख्या समरूपता 360 थीटा माइनस 1, सम और विषम दोनों चलेगी। और असमरूपता में 360 बटा थीटा या 360 थीटा माइनस 1। यानी यहाँ सिर्फ आपको प्रतिबिंबों की संख्या किस में लेनी है, विषम में लेनी है। किस में लेनी है, सिर्फ विषम में लेनी है, ये ध्यान रखना। अब देखो, नोट दे रखा है, दो समतल दर्पण को समांतर रखा जाता है। क्या रखा जाता है, समांतर। अब समांतर रखा जाता है तो थीटा का मान क्या रहेगा, 0। तो समांतर रेखाओं के बीच कोई कोण नहीं बनता है, तो क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। थीटा का मान क्या है, 0। तो जब भी आप किसी संख्या में किसका भाग देते हो भाई, संख्या में भाग किसका देता हो, 0, तो हमेशा अपरिभाषित प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अपरिभाषित। यानी जिसे आप ज्ञात नहीं कर सकते, जिसे हम कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं, अनंत। तो जब भी आपको पूछ लें कि यदि प्रतिबिंबों की संख्या अनंत बन रही है, तो दोनों दर्पणों के बीच थीटा का मान कितना होगा, तो कितना होगा, 0 डिग्री। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि 360 बटा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जब थीटा का मान 0 तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत। कितनी होगी भाई, अनंत। यदि थीटा का मान 0 तो दर्पण कैसा है, समांतर। तो दोनों चीज ध्यान रखनी है, यदि थीटा का मान 0 तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत और दर्पण हो गए समांतर। यदि दर्पण समांतर, थीटा का मान 0, प्रतिबिंबों की संख्या अनंत। तो दोनों चीज से आपको ध्यान रखना है। और देखो, जो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे उसमें दूसरा प्रतिबिंब सबसे क्या बनेगा, स्पष्ट। आपको पूछ ले अनंत प्रतिबिंबों में से सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब कौन सा बनेगा, तो दूसरा वाला प्रतिबिंब क्या बनेगा, सबसे स्पष्ट बनेगा। नोट, यदि दोनों दर्पणों के बीच का कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, तो देखो एक चीज, यदि आपको दो दर्पण दे रखे हैं, मान लो क्या दे रखा हो, दो दर्पण, एक दर्पण ये है और दूसरा दर्पण ये है, इनके बीच क्या दे रखा आपको, 90 डिग्री का कोण दे रखा। क्या दे रखा है, 90 डिग्री का कोण दे रखा है। तो यदि प्रकाश किरण आ रही है यहाँ से, ये आई आपतित किरण, और यहाँ से चलकर ये वापस आएगी, तो यदि दो दर्पण कितने डिग्री के कोण पर हो, 90 डिग्री के कोण पर रखा गया हो, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे के क्या होगी, समांतर होगी। ये दोनों क्या होगी, समांतर। क्या होगी, समांतर है। ये यदि इन दोनों के बीच कोण कितना दे रखो, 60 डिग्री। जैसे ये ऐसे दे रखे हो, एक दर्पण ये है, दूसरा दर्पण ये है, दोनों दर्पणों के बीच कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री। तो इसमें होगा कि जिस दर्पण की वो समांतर आपतित होती है, ये आपतित किरण पहले वाले दर्पण के समांतर आपतित हुई है, तो ये परावर्तन के पश्चात दूसरे वाले दर्पण के क्या निकलेगी, समांतर निकलेगी। यदि दूसरे वाले दर्पण के समांतर आपतित होती है तो वो पहले वाले के क्या निकलेगी, समांतर निकलेगी। तो ये ध्यान रखना, यदि दो दर्पणों के बीच 90 डिग्री का कोण है तो दोनों रेखाएं कैसी होगी, समांतर।
यदि दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण है, तो यदि पहले के समांतर आ रही है तो दूसरे के समांतर निकलेगी, यदि दूसरे के समांतर आ रही है तो पहले के समांतर निकलेगी। जैसे यहाँ लिखा हो देखो नोट, यदि दो दर्पण के बीच कोण कितना हो 90 डिग्री हो तो निर्गत किरण आपतित किरण के क्या होगी, समांतर निकलेगी। निर्गत किरण किसके समांतर निकलेगी, तो आपतित किरण के समांतर निकलेगी। जैसे ये आपको डायग्राम दे रखा है, ये देखो आपतित किरण आ रही है और यहाँ से आई और इन दोनों के बीच कितना कोण दे रखा है 90 डिग्री, और ये वापस कहाँ जा रही है तो इसके समांतर, ये दोनों के आपस में समांतर रेखा है। तो जब 90 डिग्री दे रखी हो तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस दर्पण के बीच कोण ज्ञात करो जिसमें आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, तो वो कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। किस पर होगी तो 90 डिग्री पर। दूसरा लिखा हुआ है नोट, यदि दो दर्पणों के बीच कोण कितना दे रखा हो 60 डिग्री हो तो आपतित किरण किसी एक दर्पण की समांतर हो तो निर्गत किरण दूसरे दर्पण के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये देखो लिखा हुआ, ये इसके बीच कोण कितना है 60 डिग्री, यहाँ लिख देना कोण कितना है भाई 60 डिग्री लिखा हुआ है। देखो ये इसके समांतर आ रही है और यहाँ से ये परावर्तित होकर वापस किसके समांतर निकल रही है, इसके समांतर। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है, और ये दोनों आपस में क्या है भाई, समांतर है। तो ये आपतित किरण है जो इसके समांतर है, लेकिन निकलने के बाद ये किसके समांतर हो रही है, दूसरे दर्पण के समांतर हो जा रही है। तो आज की क्लास यहीं पे रहेगी। जय हिंद साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी बताइएगा कि BS क्लासेस आपके लिए निःशुल्क LDC की क्लासें रेगुलर लगा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।